हेलो गाइस। हाँ, जय हिंद गाइस। चलो आज फिर आ गए हैं हम अपनी कलाकारी दिखाने। यार आज का वीडियो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पॉलिटी। जो कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स हैं हमारे सीडीएस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उनमें से ही एक आता है पॉलिटी, क्योंकि बहुत ईजी है। इंटरेस्ट बचपन में बिल्कुल नहीं था, पर लेकिन अब अच्छा आता है यार, मज़ा आता है। देश के संविधान के बारे में पढ़ो ना, कि देश में कैसे रूल्स बनाए जाते हैं, या क्या क्या राइट्स है हमारे पास, क्या क्या नहीं है, क्या है तो अपना देश ना यार, है तो अपना इंडिया। इसके बारे में जितना जानो उतना कम है। हिस्ट्री पॉलिटी में पहले मज़ा नहीं आता था, अब मज़ा ही मज़ा है। हाँ, तो फिर आज आज नहीं, कल रात को मैंने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की पहले देखो 6 टाइप्स होते हैं फंडामेंटल राइट के। पहले 7 था, अब नहीं है, अभी 6 है सिर्फ। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को ही हम लोग हार्ट एंड सॉल कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आपको अगले कुछ सेकेंड्स में, अगले मिनट में आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट बेसिक्स, और इसके क्या बोलते हैं, राइट टू इक्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे स्लाइड में। तो फंडामेंटल राइट्स, FR। ठीक है, फंडामेंटल राइट, ये राइट किसको दिए जाते हैं? ये राइट हैं इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए हैं, और आप लोग कह सकते हैं किसी एक पर्सन के लिए। ठीक है, जैसे कि आप, जैसे कि मैं, समझ आई बात। ये जो राइट्स हैं ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये जीने के लिए इसकी वैल्यू उतनी है जितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए, जितनी ही हमें पानी चाहिए। ठीक है, अगर ये राइट हमसे छीन लिया गया ना, तो हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी, जैसे जेल में होती है। जेल में किसी को भी फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाता है। हमें हर चीज़ की आज़ादी है, राइट टू मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम, क्या बोलते हैं, पढ़ने की आज़ादी, फालतू के, अगर किसी हमने हमारे ऊपर किसी ने अत्याचार किया तो उससे हम लोग कैसे बचेंगे, उसकी आज़ादी, सब कुछ है। ठीक है, अब इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ना, जैसे हमारे किसी भी बुक में अलग अलग चैप्टर होते हैं, है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, वैसे ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें भी अलग अलग चैप्टर्स डाल दिए। ठीक है, अब उन चैप्टर्स को हम, अब किताबों में हम लोग चैप्टर कहते हैं, पर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं पार्ट। ठीक है, अब पार्ट मतलब क्या है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो डिस्क्राइब किए गए हैं। और जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा थर्ड पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद ड्यूटीज़ वगैरह हैं, वो आगे की बात है। तो फंडामेंटल राइट्स किसके लिए होता है? सबसे पहला हमने देख लिया इंडिविजुअल के लिए, किसी एक पर्सन के लिए, कोई छीन नहीं सकता है इसे। ये एक और मेन चीज़ इसके बारे में, इन्फोर्सेबल है। इन्फोर्सेबल क्या होता है कि अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ भी गलत किया, अगर आपको लगता है कि आपकी राइट्स, आपका अधिकार छीना गया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके उसको फोर्स करवा सकते हैं। मतलब कि आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। आपसे कोई छीन नहीं सकता है, सिवाय किसके? पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट भी कभी कभी ले सकती है, जैसे कि लेने को क्या है, अमेंड कर सकती है। और अमेंड भी तभी होगा जब सबको, हमारे जो हमारे थ्री ब्रांचेस है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सबको ऐसा लगे कि ये जो अमेंडमेंट जो भी हम करेंगे हमारे राइट्स में, वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करे तो। ठीक है, अभी मिक्सअप हो जा रहा होगा, पर लेकिन रुक जाओ, अभी मैं क्लियर कर दूंगा।
मेरे को क्लियर हो गया, इसलिए जो जो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है ना, मैं कोई सोच के नहीं आया हूँ, कोई कंटेंट बनाने के उसमें नहीं आया हूँ, मेरे दिमाग में जो जो आ रहा है वो मैं बोलता जा रहा हूँ। अगर देखो मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, ठीक ना? अगर आपको इससे बेनिफिट मिले तो देखना, नहीं तो फिर आप जा सकते हैं यार। क्या क्या था फंडामेंटल राइट में? ये एक इंडिविजुअल को दिया जाता है, ठीक है। दूसरा कि इस ये इन्फोर्सेबल है, ठीक है। तीसरा क्या हो गया कि इसे कोई भी छीन नहीं सकता है, ठीक है। इसको अब चौथा मैं बता देता हूँ, इसको सस्पेंड किया जा सकता है। कोई आपसे छीन नहीं पाएगा, इसको प्रोहिबिट नहीं कर पाएगा कोई, पर इसको सस्पेंड कर सकते हैं। और सस्पेंड कौन करेगा? जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं। कौन? प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट साहब। तो अभी की जो हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है? मिसेस द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। अभी अगर कोई भी फंडामेंटल राइट हमारे को सस्पेंड कर सकते हैं तो वो इनके हाथ में पावर है, और कोई नहीं इसको छू भी सकता, कोई नहीं छू सकता इसको, ठीक है ना? अब देखो, आ, अब इसको जैसे कि अब यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि अगर आपके ऊपर कोई भी अत्याचार करे, या आपको लगे कि आपके राइट्स के साथ छेड़खानी हुई, आपके जीने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है उसके खिलाफ कोई छेड़खानी कर रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, जो आपका नज़दीक पड़े। सुप्रीम, हर कोई सुप्रीम कोर्ट आ नहीं सकता है। जैसे हमारा इंडिया है ना, सुप्रीम कोर्ट का है दिल्ली। अब अगर किसी को यहाँ से किसी को कोई प्रॉब्लम पड़ी, ठीक है, तो वो डायरेक्ट इतना दूर आते आते आएगा, तब तक में कुछ हो जाए उसको रास्ते में, या कुछ भी हो सकता है ना। हमारा देश है भाई, जितना सोना है उतना इसमें थोड़ा कम ही प्रोपोर्शन पर, लेकिन कचरा भी भरा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए नज़दीक यहाँ पे इनका क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। तो हाई कोर्ट में डायरेक्ट वो जा सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आई होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा है, शुरुआत होता है, देखो ये हमारा ब्रिटिश से लिया गया है और पार्ट 3 में आता है, ठीक है ना। पार्ट 3 किसे कहा जाता है? फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट है, और इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रेंच वर्ड है, पर ब्रिटिश लोगों ने पहले उसको यूज़ किया था, ठीक है, मैग्ना कार्टा। अब चलो, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 12। शुरुआत कर देते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की। पहला आर्टिकल हमारा आ जाता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में कुछ नहीं, डेफिनेशन है, परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। डेफिनेशन में क्या है कि स्टेट हमारा वही जो जो पहले बता दिया मैंने कि इन्फोर्सेबल है, ये जो राइट्स हैं ये इन्फोर्सेबल है। और स्टेट, कोई भी स्टेट मतलब राज्य, कोई भी ऐसा रूल, ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिसके वजह से किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी आदमी या नागरिक को कुछ भी प्रॉब्लम पहुंचे, या उसकी आज़ादी छीनी जाए, ठीक है, उसको आज़ाद फील ना हो, ठीक ना। ऐसा कोई भी लॉ हमारी पार्लियामेंट नहीं बनाएगी जिससे आदमी की आज़ादी को ठेस पहुंचे, बस इतना याद रखना, ठीक है। और स्टेट, स्टेट मतलब क्या? कोई बिहार, झारखंड, यूपी, पंजाब नहीं, ठीक है। स्टेट मतलब कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है। जैसे कि हो गया सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज, ठीक है। सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। सेंट्रल मतलब कि वही सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ही वो करेगी। स्टेट की परिभाषा मतलब गवर्नमेंट जिसके पास अपनी एक पूरा औहदा है, ठीक है, कुछ भी संभाल सकता है। कोई स्टेट का मतलब सिर्फ ये मत सोच लेना, ये आया था एग्जाम में, आया था, पता नहीं CAPF या CDS में आया था कि स्टेट की परिभाषा क्या है, या तो ऐसे परिभाषा तो नहीं पूछा था उसमें, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ऐसे करके आया था। तो उसमें लास्ट वाला ऑप्शन था कि एनी अथॉरिटी, एनी
ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ इट्स ओन लैंड और अपना अपना पूरा देखभाल कर सकता है, सब कुछ अपने रूल्स बना सकता है, ठीक है, उसे कहते हैं स्टेट। ऐसे था वो, थर्ड वाला ऑप्शन सही था, वो मेरे को अभी तक याद है। अब चलो, आर्टिकल 12 में कुछ नहीं था, डेफिनेशन था कि कोई भी ये एनफोर्सेबल है और कोई भी ऐसा लॉ स्टेट नहीं बनाएगी जो कि किसी की आज़ादी को छेड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा इसमें आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 है डेरोगेशन, ठीक है। डेरोगेशन कहते हैं इसको। डेरोगेशन मतलब कि किसी को भी आप वो नहीं करेंगे, किसी को निंदा नहीं पहुंचाएंगे या किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। आपको आज़ादी दी गई है, आज़ादी दी है मतलब कि तुम आज़ाद हो तो दूसरों को भी आज़ाद रहने दो, ठीक है। दूसरों की आज़ादी को मत छेड़ो, अपनी आज़ादी को रखो, दूसरी की भी आज़ादी है, उसकी भी कुछ ख्वाहिश हैं, उसके भी कुछ ना कुछ वो होंगे, आशाएं होंगे, उसको भी हक है पूरा जीने का, तो उसको भी जीने दो, उसको ना छेड़ो। आज़ादी दी गई है मतलब कि ये नहीं कि आप किसी को छेड़ो, चोरी चकारी करो, लूटो, लूटपाट करो, ठीक है, ये सब नहीं करना है। बस ये है आर्टिकल 13। ज़्यादा टफ ऐसे ही बना देते हैं, है कुछ नहीं इसमें, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। इसमें एक और चीज़ है कि हमारा जैसे संविधान बना था 26 नवंबर, है ना, 26 नवंबर 1950, है ना। इससे पहले, अब इसको बनने से पहले हमारा कंप्लीट तैयार हो गया था इतने को, पर लेकिन इससे पहले जो हमारी वो थी, इससे पहले भी तो कोई ना कोई लॉ रहे होंगे, कोई ना कोई कानून रहा होगा जिसको फॉलो करते हुए आदमी लोग रह रहे होंगे, है ना। अब वो भी रहेगा, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि वो उसको कैंसिल कर देंगे, वो भी रहेगा, ये बात ध्यान में रखना, वो भी रहेगा। पर एक शर्त है कि आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आज का कॉन्स्टिट्यूशन को का बेसिक स्ट्रक्चर को वो डिस्टर्ब ना करे, बस समझ आई बात। जैसे अभी एग्जांपल लो कि आज हमारे पास आज़ादी है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। पहले रूल था, अब घटिया ही रूल था, ब्रिटिश लोगों ने बनाया था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन दूसरे कोई भी उसमें, है ना, कोई भी कंपनी वंपनी में या कहीं भी पब्लिक एरिया में। तो अब आज चलेगा बताओ? आज अगर सेम रूल को आज अगर अप्लाई करने जाएं तो आज तो दंगा हो जाएगा, आज तो लोग पेल देंगे किसी को भी, ठीक है ना। तो वही, अब कुछ रूल उस टाइम के सही थे, कुछ रूल उस टाइम के गलत थे और गंदे थे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो भी हमारा आज़ादी से कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की जो भी रूल थे वो हम लगा के रखेंगे, पर वो आज का बेसिक स्ट्रक्चर वो नहीं करना चाहिए, उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को ना छेड़खानी करे। तो कुछ रूल्स हमारा पहले का भी रखा हुआ है, अब पोस्ट में भी और बाद में भी कोई ऐसा रूल नहीं बने, ठीक है। हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने देखो कितना सही बोल के गए थे, कितना सही, मतलब कि डिसीजन था उनका, क्या दिमाग था इनका कि पहले की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको रखो और बाद में कोई ऐसी गलत चीज़ें नहीं बननी चाहिए जिससे बेसिक स्ट्रक्चर या तो हमारी आज़ादी, किसी भी इंडियन आदमी की आज़ादी को ठेस पहुँचे, ठीक है। ये बात है मेन। बस आर्टिकल 12 और 13 यहाँ पे ख़त्म। आर्टिकल 12 क्या था? डेफिनेशन, कोई भी स्टेट ऐसी वो नहीं बनाएगी कि कोई भी स्टेट कोई भी ऐसा वो नहीं डिसीजन नहीं लेगा या तो कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाएगा जो कि किसी की आज़ादी को छेड़े, ठीक है। स्टेट याद रखना, आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में कहा गया है। 13 में क्या है कि प्री और पोस्ट याद रख लेना, प्री फिर इधर कॉन्स्टिट्यूशन इधर पोस्ट, ठीक है। पहले की जो रूल्स थे उसको लगा के रखेंगे, पर लेकिन उन्हीं रूल्स को जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को ना छेड़ते हो। बेसिक स्ट्रक्चर बहुत आ रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर कभी कहानी है, ठीक है। और पोस्ट और आज़ादी के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी ऐसे रूल्स कभी नहीं बनेंगे जो किसी की आज़ादी को ठेस पहुंचाए। बस आर्टिकल 12 13 ख़त्म, इतना सा था ये और कुछ नहीं। अब आओ आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इसमें दो आते हैं, दो चीज़ें हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सब बराबर, सब के सब बराबर, कोई छोटा कोई ऊंचा कोई नीचा कोई बड़ा नहीं, ठीक है।
सब बराबर। किसी ने कोई भी गलत काम किया, किसी ने कुछ भी गलत किया, उसको सेम सजा मिलेगी, उसको सेम दंड मिलेगा। जो क्या बोलते हैं, किसी के लिए वो नहीं होगा, किसी के लिए छूट नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून अंधा है, जैसे वो तराजू होता है ना, तराजू है ना, ये ऐसे लटकाया हुआ रहता है तराजू, और आंख में पट्टी होता है, आपने मूवीज में देखा होगा, आंख में पट्टी होता है, ऐसे पकड़ के खड़ी होती है एक औरत। कि कानून अंधा है। ठीक है, कानून के आगे सब बराबर है, कोई छोटा ऊंचा बड़ा नहीं, बस एक है कि सबूत मिल जाए। आप एविडेंस ले आओ, चाहे आदमी अंबानी ही क्यों ना हो, उसको भी सज़ा मिल जाएगी, चाहे आदमी शाहरुख खान सलमान खान ही क्यों ना हो, सज़ा सबको बराबर मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब सेकंड आ जाओ, और ये कहा गया था यूके में, यूके एवी डाइसी। एवी डाइसी एक है हिस्टोरियन, हमारे नहीं, उधर ही ब्रिटिश के, उन्होंने ये चीज़ को स्टेट किया था। एवी डाइसी याद रखना, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब दूसरा चीज़, ये तो हो गया ब्रिटेन की बात, पर यूएसए वालों ने बोला कि यार अगर कोई माइनर है, कोई एकदम छोटा छोटा बच्चा है 10 साल का, ठीक है, 10 साल का बच्चा है, उसने जो क्राइम किया, और अगर कोई 35 साल का है, उसने कोई क्राइम किया, तो भी सज़ा बराबर मिलेगी क्या? कोई औरत है उसने कोई क्राइम किया, या कोई आदमी है उसने कोई क्राइम किया, तो सज़ा सेम मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा, आज तक कभी नहीं सुना होगा कि किसी वुमेन को फांसी पे लटकाया गया। ठीक है, किसी वुमेन को भी फांसी आज तक कभी किसी ने दी नहीं है, और नहीं होना चाहिए यार, नहीं होना क्या नहीं चाहिए, पर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अब एक और चीज़ देख लो, एक 10 साल का बच्चा, 10 नहीं सॉरी 5 साल का बच्चा, जो 5 साल का बच्चा है, उसकी कोई उसकी टिकट में कम पैसे लगते हैं, आधा आधा पैसा लगता है, नहीं तो कहीं कहीं तो लगता भी नहीं है। ठीक है ना, आधा पैसा लगता है। और 35 साल का कोई भी हो, या 40 साल का हो, या फिर 18 से ऊपर का कोई हो, उसका फुल पैसा लगता है ना। तो बात समझ में आ रही है? इसे हम लोग कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहला क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कानून के आगे सब बराबर, सबको बराबर सजा मिलेगी, चाहे कोई भी हो। ठीक है, पर लेकिन यूएसए वालों ने ऐसा यहाँ कहा था कि नहीं यार, देखो अगर किसी बच्चे से कोई क्राइम हो गई है, या बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, उससे क्राइम हुई नहीं हो सकती है, क्या पता कराई गई हो, है ना। जैसे कि ड्रग्स की तस्करी, बच्चों के बैग में डाल डाल के कोई कोई लोग इधर से उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवा देते थे, तो अब वो बच्चों की गलती थोड़ी है, उनको क्या समझ है कि क्या लेके जा रहे हैं, या उसका क्या परिणाम होगा आगे। पर इसीलिए बच्चे को सज़ा तो अब लेकिन मिलेगी, तो कोई छोटी सज़ा मिल जाएगी। ठीक है, कोई छोटी सज़ा उसको दे देंगे, पर बड़ा आदमी क्योंकि वो समझदार होता है, उसको सही गलत करने का वो होता है, दिमाग होता है उसके पास, तो उसको ठीक ठाक सज़ा मिलेगी, जो कि लिखा हुआ है अपने आईपीसी के धारा 332 में। ठीक है ना, धारा कोई भी हो। तो ये हो जाता है डिफरेंस। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि जिस तरीके का एज है, जिस तरीके का जेंडर है, उस तरीके की उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है ना, जितना वो आदमी देख सके, उसका जितनी क्षमता हो। बस 3 आर्टिकल ख़त्म अपने, 12, 13, 14। ठीक है ना, 12 में डेफिनेशन ऐसे याद रखना, 13 में प्री पोस्ट के बारे में था। ठीक है, प्री पोस्ट के बारे में कि ऐसा कोई संविधान नहीं बनेगा जो बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ेगा। 14 इक्वल बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, अब आ जाओ 15 में। आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की मूवी किस में थी? डिस्क्रिमिनेशन में थी। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या है? डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कि कोई भी आदमी इंडिया में एक दूसरे से भेदभाव की भावना नहीं रखेगा। और किन ग्राउंड्स पे?
पहला रिलीजन, रिलीजन, दूसरा कास्ट, तीसरा क्रीड, चौथा क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ बर्थ, ठीक है, मतलब कि कहीं की भी पैदाइश हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे मिज़ोरम का हो, चाहे कर्नाटका का हो, और जेंडर, है ना। इन चीज़ों के वजह से कोई भी आदमी को छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता है, किसी भी आदमी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई लोग जैसे रिलीजन में करते हैं, ठीक है, रिलीजन चीज़ बहुत वो चीज़ है, डेंजरस चीज़ है, तो इसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे। रिलीजन में हो जाता है, कास्ट में छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, है ना, तो उस पर नहीं करेंगे। क्रीड मतलब कि अब आपकी जो पूर्वज थे, पूर्वज ने कोई गलती किया किसी ने, तो आप आज तक उससे बदले की भावना रखो, वैसा वाला भी नहीं होना चाहिए कि इसने मेरा पिछला 500 रुपया नहीं दिया, इसके बच्चे को भी मारेंगे पकड़ के, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंड ऑफ बर्थ, कोई जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, अरुणाचल का है चाहे मिज़ोरम का है, उनका लुक देखो तो हमसे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा चाइनीज़ शेप आ जाता है ना, अगर कोई बुरा नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा चाइनीज़ शेप का चेहरा आ जाता है उनका, चाइनीज़ फेस टाइप का लगता है हम लोगों के लिए, तो उसको लेकर भी कोई भी वो नहीं होना चाहिए उनके साथ की डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, उसको लेकर भी कभी ये ना बोले, कोई मजाक ना उड़ाए या कोई भी कुछ गलत उनके साथ वो ना करे यार कि हाँ तू तो चाइनीज़ है ये वो, ठीक है ना। फिर जेंडर हो गया, कोई भी जेंडर को लेके कि कोई जैसे ट्रांसजेंडर हो जाते हैं, उनके साथ बहुत भेदभाव होता है यार, आज भी होता है, पता नहीं, लगेगा समय पर सुधर जाएंगे लोग। ट्रांसजेंडर हो गए या कोई भी और भी ले लो एग्जांपल यार, फीमेल्स किसी किसी के साथ, बस ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसमें भी आ गया इक्वालिटी, इक्वालिटी की बातें आ गई कि सब बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ ख़त्म हो गया डिस्क्रिमिनेशन, अब आ जाओ आर्टिकल 15 ख़त्म, आर्टिकल 16 में आओ। आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल क्या था, 12 डेफिनेशन, 13 क्या था, प्री एंड पोस्ट, 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, 15 आयुष्मान खुराना डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। 16 अब आ जाओ, 16 में क्या है, 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में क्या चीज़ है कि किसी के साथ जॉब के लिए भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, सबको जॉब मिलेगा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो, चाहे उसकी हाइट छोटी, चाहे कुछ भी, ठीक है, पर लेकिन उसको उसकी अपॉर्चुनिटी को कोई नहीं छीन सकता है अगर वो काबिल इंसान है, अगर पढ़ा लिखा है, उसमें स्किल्स है, ठीक है, और अच्छी समझ है, अगर वो मोटा मोटा ले लो काबिल है, ठीक है, काबिल है कुछ भी करने का, काबिल बनो सब कुछ मिलेगा कहते हैं ना, वैसे ही है कि आदमी अगर काबिल है तो उससे उसकी अपॉर्चुनिटी को कोई नहीं छीन सकता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, चाहे कितना भी बड़ा जाति का है, चाहे कितना भी बड़ा उसके पास पैसा है, कोई कुछ मैटर नहीं करता है, ये हमारे आर्टिकल 16 में लिखा गया है, ठीक है ना। पर लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हो जाता है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते हैं इसको, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, ठीक है, कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करा जा सकता है, ऐसे मेंशन किया गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा ना कभी कभी जेनेटिक्स यार, अभी वुमेन को लो, ठीक है, विमेन वर्सेस मैन, दिमाग में, ठीक है, ब्रेन, अगर हम लोग माइंड से तुलना करें तो दोनों एकदम बराबर है, ठीक है, हो सके तो वुमेन ज़्यादा हो जाएगी, कहीं कहीं मैन ज़्यादा हो जाएंगे, चलेगा, ठीक है ना। माइंड में, साइकोलॉजी में सब कुछ बराबर जा सकता है, पर लेकिन फिजिकली यार, फिजिकली ये एक बायोलॉजिकली चीज़ है, बायोलॉजिकल चीज़ है, तो फिजिकली हम लोग वुमेन से उतना वो नहीं करवा सकते जितना मैन कर सकता है ना। वुमेन, अभी एग्जाम्पल देख लो यार, पैरा कमांडोस में स्पेशल फोर्सेस, ठीक है, पैरा ट्रूपर है, विमेन है कि कोई कोई बहुत कम है, पर लेकिन है कुछ जो जिन्होंने अपना वो क्या बोलते हैं प्रोबेशन पार किया है, ठीक है, पर लेकिन स्पेशल फोर्सेस जो हैं, स्पेशल फोर्सेस
जिनको जाना होता है बाहर, है ना, अपने इंडियन टेरिटरी छोड़ के बाहर जो भी जाते हैं ऑपरेशंस के लिए, वो काम काफ़ी टफ है। और जो जिस टेरेन पे वो काम करते हैं, जिस तरीके की मुश्किलें झेलना पड़ता है उन लोगों को कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, वो काफ़ी टफ है। तो इसलिए वहाँ, अब मैं किस तरीके से कहूँ, वहाँ वुमेन के साथ थोड़ा सा वो है कि यार हाँ, मेन है इस चीज़ के लिए। वुमेन, ऐसा नहीं है कि कोई भी वुमेन कमज़ोर है ना, पर फिजिकली ऐसा चीज़ आ जाता है कि वुमेन कहीं पे मेन से लैग कर जाती है। यार ये बायोलॉजिकल चीज़ है, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, इसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब जैसे कि कहीं पे वो हो रहा है, वॉर है ना, तो वॉर में ज़्यादा मेन को भेजा जाएगा, और वुमेन भी कोई ना कोई होगी, हर वुमेन नहीं पर कोई ना कोई होगी जो बोलेगी सर मैं आज जाना चाहूँगी, क्यों मुझे रोक रहे हो, ठीक है। तो उन वुमेन को भी भेज दिया जाएगा, पर ज़्यादा संख्या मेन की होगी, ठीक है। इसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, बहुत लंबा हो गया यार ये, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकता है कि हाँ, जैसे आप भर्ती में देख लो, कोई भी आर्मी की भर्ती होती है ना, तो उसमें थोड़ी सी छूट किसको दी जाती है, जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह या लद्दाख रीजन के जो लोग होते हैं ना, उनको हाइट में थोड़ी सी छूट दी जाती है। क्यों? क्योंकि यार उनका वही बायोलॉजिकल चीज़ है, उनकी जेनेटिक्स कि उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ती नहीं है, ज़्यादा थोड़ी सी कम रह जाती है। गोरखा लोग हो गए, छोटे छोटे होते हैं पर लेकिन जज्बा तो उतना ही है, इसलिए उनको छोड़ तो सकते नहीं है पीछे, समझ आई। तो इसलिए यहाँ पे हो जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। यही बात होगी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। अपॉर्चुनिटी में सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर कहीं कहीं पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि उनके साथ ही ऐसा है यार कि अब क्या करेंगे वो अपनी हाइट को ज़बरदस्ती खींच तान के तो बढ़ा नहीं सकते हैं ना, है ना। अब वुमेन अब कितना ही वो करेगी यार, फिजिकली होता है चीज़, ठीक है। अब इतना आगे मत पढ़ो, हमने कितना पढ़ लिया, 1 2 3 4 5 आर्टिकल हमारे ख़त्म हो गए। कुछ डिफ़िकल्टी लगी इसमें? नहीं। डेफिनेशन इसमें, प्री पोस्ट इसमें, इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन 15, ठीक है। फिर 16 क्या हो गया अपना, अपॉर्चुनिटी, काम, ठीक है। ये लो खत्म, 1 2 3 4 5 आर्टिकल हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब आर्टिकल आ जाते हैं 17 में। आर्टिकल 17 का कहता है अपना, अरे भाई 1 सेकंड रुको जरा, आज ज़्यादा स्लाइड भरती है। मज़ा आता है ना जब पढ़ाने में, तो स्लाइड गिनते नहीं अपन भाई, हैंग ना हो जाए ना तो। ओ शिट, चलो जान में जान आई, रिकॉर्डिंग ना रुक गई हो दोस्त, नहीं तो अपन की इतनी बकवास जो मैंने पेली है। चलो ठीक है, आर्टिकल 17 हमने कितना कर लिया, 12 से 16 हो गए हैं ना, देख लो। जुगाड़ लगाया किसी तरह ये पेन का, ताकि पॉइंटर दिखे ना, मेरे को दिख रहा था ना आप लोगों को दिख रहा था, तो ऐसे तो दिक्कत होता है। हाँ, अब आओ आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है क्या? छुआछूत, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी सुन के ही पता चल गया कि किसी के साथ छुआछूत नहीं करने का। छुआछूत और छूत नहीं, छूत नहीं होना चाहिए किसी के साथ, बस काम खत्म। पर लेकिन एक चीज़ है, अब इसमें भी पॉजिटिव छुआछूत। पॉजिटिव कैसे? एग्जाम्पल ले लो कोविड-19 का। कोविड-19 में क्या हुआ था, जिसको भी पता चल रहा था कि हाँ ये पॉजिटिव है, तो उससे हम लोग क्या कर रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे, उससे हम लोग दूर भाग रहे थे कि साले भाग यहाँ से, मरवाएगा हम लोग को भी, है ना। तो इसे कहते हैं
पॉजिटिव छुआछूत, मतलब कि यार अगर किसी को भी कोई ऐसी डिजीज़ है जो किसी से पार हो सकती है या एक दूसरे से फैल के और दूसरे के जीवन में खतरा ला सकती है, उसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव अनटचेबिलिटी। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसमें हो जाएगा ये भी, ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और ऐसे किसी से भी कलर, हाइट, वेट को लेके अनटचेबिलिटी या जाति वाति लेके नहीं करनी है। थोड़े समझदार हो गए हम लोग, ऑफिसर बनना है सालों। तुम लोगों को भी जो भी देख रहा होगा वीडियो, चाहे कितने भी एज का हो, ये चीज़ों को, हाँ मेरे को विश्वास है यार आजकल के यूथ ऐसे नहीं कर रहे हैं, पर पहले वालों की है थोड़ी सी सोच ऐसी कि भाई ये वो है, ये वो है, ठीक ना। पर लेकिन यूपी बिहार हमारा ऐसे जो स्टेट है ना हमारे, वो है उसमें कहीं कहीं ना ऐसे गधे सोच वाले लोग भी बहुत हैं, जो कि आज भी ये मैं वो रखते हैं। नहीं रखना चाहिए पर, ठीक है, छोड़ो। हो गया 12 से 17 तक। 12 क्या था? 12 डेफिनेशन, 13 प्रीपोस्ट, 14 हाँ 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 डेफिनेशन प्रीपोस्ट, 14 इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। 15 आयुष्मान खुराना किसके लिए था? वो डिस्क्रिमिनेशन के लिए था, ठीक है, कलर, कास्ट, क्रीड उसमें नहीं होना चाहिए। 16 हो गया अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए किसी के साथ नहीं होगी डिस्क्रिमिनेशन। 17 हो गया अनटचेबिलिटी, किसी के साथ छुआछूत नहीं होना चाहिए। पहले बहुत होता था ना, आपको पता ही तो होगा यार, कि कोई भी छोटी जाति या छोटे कोई भी कास्ट के लोगों को ऐसे दूर भगा दिया जाता था, उनके साथ बैठा नहीं जा जाता था। किसी की अगर परछाई भी टच हो जाए ना यार, परछाई भी टच हो जाए तो साला आदमी जाके नहाता था। सोचो कितना बुरा होता था उस टाइम यार। हम लोग तो लकी हैं कि इस टाइम में जन्म लिए हम लोग, जहाँ पे हम लोगों के पास सब कुछ है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आज़ादी दिलाई, सोल्जर्स ने हमें दूसरों से प्रोटेक्ट करके रखा हमेशा, है ना। 1962 65 वी आर सो फॉर्चुनेट यार, है ना। पर फिर भी हम लोगों को किसी न किसी चीज़ की कमी खलती है और फालतू के नौटंकी करते हैं। चलो आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या है अपना? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब एबोलिशन ऑफ टाइटल्स क्या है? अभी जैसे मैं वही एग्जांपल दे रहा था कि अपने आप को बड़ा समझते हैं, जो परछाई भी छू जाए तो नहाते थे साले, है ना। इनको तो इन लोगों के लिए ये है कि कोई भी आज के ज़माने में महाराज, नाइटहुड, ऐसे टाइप के टाइटल्स कोई नहीं रखेगा अपने नाम के आगे, ठीक है। सिंपल नाम रखना है और जितना साधारण रहो, पर लेकिन अंदर से एकदम फाइटर रहो, ठीक है। साधारण रहना मतलब ये नहीं कि अंदर से एकदम खोखले ही रहो, कि कोई भी आके, कोई भी गया गुजरा आदमी, दारू पिया हुआ आदमी आके चांटा मार के चले जाए। अंदर से ऐसे फाइटर रहो कि कोई भी, अगर आप अपने मम्मी पापा, बहन, दोस्त, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स किसी के साथ भी जा रहे हो, तो कोई भी दारू पिया हुआ आदमी आके कोई छू ना सके, छेड़ ना सके। भगवान भगवान चिल्लाने से अच्छा है तुम लोग को भगवान ने सब कुछ दिया है, ताकत बढ़ाओ और काम पे लगो। समझ आई बात? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, महाराज, नाइटहुड, कोई भी और भी बड़े बड़े होते थे ना यार, क्या 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 हो, पता नहीं यार, और याद नहीं आ रहा है ऐसे टाइप के। मैंने इतना ही मैंने याद रखा है यार अपने लिए, ठीक है। बस इतना याद रखना है जितने से एग्ज़ाम निकले, फालतू की हमें पीएचडी नहीं करनी है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। पर लेकिन ऐसे टाइटल्स, हाँ एक चीज़ याद रखना, ऐसे टाइटल्स रह सकते हैं जो कि हमें गवर्नमेंट से मिला गया है, या तो हमें हमारे एजुकेशन के द्वारा मिला गया है। जैसे एजुकेशन से कैसे? हमारे कोई भी टीचर लोग होते हैं, वो लोग लिखते हैं ना, प्रोफेसर प्रोफेसर सूर्यकांत, प्रोफेसर सूर्यकांत, है ना। तो ये प्रोफेसर है, अब जैसे ये टाइटल है, इसको आदमी रख सकता है क्योंकि वो उनके एजुकेशन के वजह से मिला है। उन्होंने वो जो पोजीशन है वो इन पढ़ लिख के हासिल किया है, ठीक है। अपने मेहनत से कोई भी पोजीशन मिला है उसको, तो वो लिख सकते हैं, प्रोफेसर हो गया। अब जैसे जो पीएचडी करते हैं वो लोग लिखते हैं डॉक्टर, है ना। पीएचडी हो जाए, चाहे वो कोई भी डॉक्टरेट वाला कोई भी वो हो, है ना, तो उसे वो लोग लिखते हैं डॉक्टर ये, ठीक है। जैसे सर्जन ये, ठीक। फिर अब आ जाओ गवर्नमेंट का, क्या कि किसी को भी पुरस्कार मिला है, जैसे किसी को मिल गया पद्म भूषण,
है ना। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण ऐसे लिखे थे ना, लिखते हैं ना। अभी कोई भी आप विकिपीडिया में किसी भी बड़े जनरल के बारे में सर्च मारोगे ना, तो उनमें लिखा रहेगा अति विशिष्ट सेवा मेडल AVSM, है ना। और जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा के आगे लिखा रहता है परमवीर चक्र, है ना, PVC कैबलेट कैप्टन विक्रम बत्रा, है ना। तो उन सब चीज़ों को हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ आ जाए, मिलिट्री से जैसे बातें हो रही है तो एक लास्ट हो जाए, मिलिट्री में जैसे हमें कैप्टन की रैंक मिली है, तो हम लोग अपने नाम के आगे लिख सकते हैं कैप्टन ये, ठीक है, मेजर ये समझ आई बात। बाकी फालतू के ये सब नहीं लिखना है, महाराज नाइटहुड, है ना। और जैसे आजकल लिखते हैं डेडली ये, डेडली वो, डेविल ठीक है, ये फालतू चीज़ें हैं, बच्चों वाली चीज़ें नहीं रखनी। हो गया, ये था अपना पहला आर्टिकल। आर्टिकल 12 से हमने किया 18 तक, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 12 क्या था अपना, डेफिनेशन था। 13 क्या था, 12 डेफिनेशन था, तो 13 आ जाए प्री पोस्ट, ठीक है। 14 क्या था, आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 क्या था, 15 था आयुष्मान खुराना, डिस्क्रिमिनेशन। 16 क्या था, डिस्क्रिमिनेशन के बाद 16 अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 17 क्या था, अपॉर्चुनिटी हो गया। 17 हो गया छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ठीक है। और 18 क्या था, कोई भी एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 आर्टिकल्स हमने आज पढ़ लिए, 7 आर्टिकल्स। और याद, और सब में किस चीज़ की बात की गई है, देखो पहला है, ये दोनों को छोड़ दो, ये दोनों तो डेफिनेशन और वो है ना, ये दोनों को छोड़ो। अब यहाँ से देखो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब समान, सब इक्वल, ठीक है। किसकी बात आई, इक्वल की बात आई। डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगा, सब कौन बराबर है, तो किसकी बात आई, इक्वल की बात आई। अपॉर्चुनिटी, कोई भी जॉब के लिए सब बराबर हैं, किसकी बात आई, इक्वल की बात आई। अनटचेबिलिटी, कोई भी काला गोरा छोटा मोटा से कुछ छुआछूत नहीं होगा, सब कौन है, बराबर है, इक्वल की बात आई। टाइटल्स, कोई भी बड़ा नहीं है अपने टाइटल्स को लेके, कोई भी अपने आप को अपना वो नाम नहीं रखेगा, कोई भी नाइटहुड वाइटहुड कुछ नहीं रखेगा, तो टाइटल्स और इसको हटाने का मुद्दा क्या हुआ, रीज़न क्या हुआ कि सब बराबर है, तो क्या आ गया, इक्वल। तो इन्हीं 7 आर्टिकल्स को, इन्हीं को हम लोग कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। ये हमारी ख़त्म, पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, उसमें ये 7 आर्टिकल्स आते हैं, ये हमारे हो चुके हैं ख़त्म। और आगे का पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, आशाएं पूरी करो, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।